नमस्कार, मैं हूं पवन कुमार चौधरी और आप देख रहे हैं स्टार ब्लू न्यूज। रेलवे एक्ट अप्रेंटिस छात्रों के बारे में लगातार जो हम अपने चैनल के माध्यम से उनकी आवाज उठाने का काम कर रहे हैं। बिहार में शिक्षक अभ्यर्थी है, वित्त रहित शिक्षक है या जो शारीरिक शिक्षक अभ्यर्थी है, इन सभी अभ्यर्थियों की, बेरोजगार युवाओं के जो मुद्दे हम अपने चैनल के माध्यम से बेरोजगार समाचार के अंक में लगातार उठाते आ रहे हैं। उसी कड़ी में आज हम रेलवे एक्ट अप्रेंटिस छात्रों के जो नए आंदोलन का जो आगाज किया गया है, फिर से अपने हक हकूक की लड़ाई को जो धारदार बनाने की दिशा में लगातार आंदोलन किए जा रहे हैं और क्या क्या तैयारियां हो रही है, इन सभी विषयों पर बात करने के लिए हमारे स्टूडियो में आज मौजूद है ऑल इंडिया रेलवे एक्ट अप्रेंटिस एसोसिएशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंदन पासवान जी। चंदन जी, स्वागत है हमारे स्टूडियो में। चंदन जी, आज भारत के अंदर खास करके अगर बिहार की बात की जाए तो बिहार में युवाओं के लिए कोई दूसरा विकल्प नहीं है रोजगार को लेकर। देश के हर हिस्से में, हर सेक्टर में बिहारी छात्र मिल जाएंगे और वो अपने हक के लिए लड़ना जानते हैं। और जिस तरह से रेलवे एक्ट अप्रेंटिस छात्रों की मांग है पूरे देश भर में जो आज ज्वाला प्रज्वलित है, तो कहीं ना कहीं उसकी भी देन बिहार ही है। और बिहार के छात्रों के द्वारा जो लगातार अपने हक के लिए मांग किए जा रहे हैं, जिसका नतीजा है कि आज रेलवे को भी कुछ हद तक झुकना पड़ा है। बावजूद आज रेलवे की जो उदासीनता है, उसकी वजह से एक्ट अप्रेंटिस छात्रों को कहीं ना कहीं आज भी बेरोजगारी का दंश झेलना पड़ रहा है। बहुत सारे हजारों ऐसे रेलवे एक्ट अप्रेंटिस प्रशिक्षण प्राप्त छात्र हैं, उन्हें ग्रुप डी से किसी न किसी बहाने से उन्हें ग्रुप डी एग्जाम से वंचित कर दिया गया, उन्हें छांट दिया गया। आज वो अपने हक हकूक की लड़ाई के लिए सड़कों पर उतरे हुए हैं। तो क्या माना जाए, सरकार युवाओं को नौकरी से वंचित रखने के लिए एक साजिश रच रही है, क्या मानते हैं? पहले तो पवन जी, आप बेरोजगार समाचार लेकर के जो मुहिम चलाते हैं, हम तमाम अप्रेंटिस छात्रों की तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। जो देश का सोशल मीडिया और जिस तरीके का अभी देख सकते हैं कि रेल समाचार, जो समाचार पहले एक वक्त में हुआ करता था, सच्चाई का रुख दिखाया जाता था, आज वो देश में कहीं न कहीं नहीं है। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का जो रोल है, ऐसे स्थिति में जो एक टैग चल रहा है और उस टैग से बाहर निकल करके आप जिस तरीके से नौजवान बेरोजगार युवाओं की बात रखने के लिए एक बेरोजगार समाचार पत्र बनाए, इसके लिए बहुत बहुत पहले धन्यवाद करेंगे आपको। कि अच्छा, अब देखिए आते हैं मुद्दे पर। सरकार सिर्फ साजिशें करती है और साजिश ऐसे तैसे नहीं करती है। एक देश के युवाओं को गुमराह कर करके रोजगार का हसीन, मुंगेरी लाल का हसीन सपना दिखाती है सरकार का। देखिए किस तरीके से सपना दिखाती है। सरकार ने कहा था कि ऑफलाइन भर्ती प्रक्रिया में कहीं न कहीं एक छात्रों को लंबे प्रक्रियाओं से गुजरने का वक्त लग जाता है, जिसके लिए हम ऑनलाइन की व्यवस्था करेंगे। ऑफलाइन की व्यवस्था को ख़त्म करते हैं। पूरा देश के नौजवानों ने माननीय प्रधानमंत्री जी पर भरोसा करते हुए ताली बजाने का कार्य किया था। लेकिन उस वक्त जो प्रधानमंत्री जो कह रहे थे सच बोलिए, तो वो सिर्फ छलावा था। आप देखिए, पूर्व की सरकार थी, केंद्र सरकार थी, कांग्रेस की सरकार थी, कहीं न कहीं 45 रुपया का पोस्टल ऑर्डर ओबीसी और यूआर को लगता था और SC ST को फ्री ऑफ कॉस्ट में फॉर्म भरने का अधिकार था। लेकिन सरकार क्या किया, एक पोस्टल ऑर्डर का सिस्टम को ख़त्म कर करके ऑफलाइन की जगह ऑनलाइन से अपना अधिकार करके कहा बुलेट प्रूफ की तरह एग्ज़ाम हो जाएगा। लेकिन उसमें देखिए क्या किया, जो भर्ती प्रक्रिया ऑफलाइन में 6 महीना साल भर के अंदर हो जाता था, और आज उस ऑनलाइन प्रक्रिया में जहां 45 रुपया पर एग्ज़ाम होती थी, आज UR से, अपर कास्ट के लोगों से और OBC से लोगों के से और ST ST लोगों के से। अपर कास्ट से लोगों से लिया 500 रुपया लिया, OBC से 500 रुपया लिया और ST ST से 300 या 250 रुपया लिया। अब सोचिए, अब भर्ती प्रक्रिया कितना लेट लगा रहा है, 5 साल लगा रहा है। ये छल नहीं है तो क्या है? आप ऑफलाइन में, ऑफलाइन के इससे तो बढ़िया ऑफलाइन था। 45 रुपया लगता था, छात्र 45 रुपया में आराम से जाता था, फॉर्म भरता था, नौकरी भी मिलता था। लेकिन आज क्या है, आज देखिए किस तरीके से छल लिया, पैसा भी ले लिया सरकार, एक भर्ती प्रक्रिया को 5 साल भी लगा दिया। 18 का भर्ती प्रक्रिया पर सरकार 5 साल तक एक गंदी राजनीति करते रहे। कभी रोजगार मेला लगाया, कभी बेरोजगार मेला लगाया,
कभी जा कर के आपको एक ही भर्ती प्रक्रिया को 5 बार गिराए। बोले नरेंद्र मोदी जी वर्तमान के जो भर्ती प्रक्रिया पर रोजगार मेला लगाना, बताया जा रहा है कि इसका नोटिफिकेशन कब का है। 18 का नोटिफिकेशन आज रोजगार मेला लगा रहे हैं। इस 4 साल जो वक्त बर्बाद हुआ छात्रों का, इसके लिए पहले तो छात्रों से इनको माफ़ी मांगनी चाहिए था। मांगना चाहिए नहीं मांगना चाहिए था कि हाँ, एक बार हम छात्रों से अपील करते हैं कि हम माफ़ी मांगते हैं कि इस देश में जो भर्ती प्रक्रिया पर इतना लंबा वक्त लगा छात्रों को गुजरने से, जिससे जिन छात्रों से माफ़ी मांगना चाहिए था, आज उन छात्रों के नाम पर बेरोजगारी का राजनीति कर रहे हैं। अगर इनको रोजगार मेला लगाना था तो नए भर्ती प्रक्रिया का रोजगार मेला लगाना था। आज कौन सेशन चल रहा है? 23। इसको रोजगार मेला लगाना था 2023 का नए नोटिफिकेशन के साथ रोजगार मेला लगाना था। लेकिन कौन सा रोजगार का मेला लगा रहा है? 18 का भर्ती प्रक्रिया का आज का रोजगार मेला लगा रहा है। तो ये समझना होगा। उसके बीच में उसका आप देख लीजिए, हम नहीं कह रहे हैं, आप जिस रोजगार का मेला लगा उसका नोटिफिकेशन को चेक कीजिए, उस नोटिफिकेशन कब का है और कब का मेला लगा रहा है। इसमें कई बार प्रधानमंत्री जी का बयान आ चुका है। एक ही भर्ती प्रक्रिया को बार बार गिना रहे हैं और कह रहे हैं लोगों को कभी 5,000, वही 1 लाख वैकेंसी को 18 के बाद कभी 5,000 के टुकड़ों में गिना रहा है, कभी 10,000 के टुकड़ों में गिना रहा है, कभी 11,000 के टुकड़ों में गिना रहा है। तो हम लोगों का कहना है तो आप जो 23 में जो 18 में जो भर्ती प्रक्रिया आपने दिया था, वो तो आप उस समय श्रेय ले ही लिए कि हमने वैकेंसी दे दिया। उस पर आपको क्या करना था? नए भर्ती प्रक्रिया को दे करके आप श्रेय ले सकते थे, लेकिन ऐसा नहीं कर रहा है, ऐसा नहीं करेगा, क्योंकि उसको पता है आप राजनीति कीजिए, लोगों को लाभ मिले या न मिले, एक ही बात से गुमराह करते रहे देश के साथ। इतना देश का छात्र बुर्बक नहीं है कि आपका भर्ती प्रक्रिया को समझ नहीं रही है। वक्त का इंतजार है, देश के नौजवानों का इंतजार है। इस बार लोकसभा का चुनाव में लोगों को पता चलेगा रोजगार क्या सेक्टर पर काम करने वाली है। चंदन जी, आप लगातार युवाओं के मुद्दे पर लगातार अपनी नज़र बनाए हुए हैं। सरकार की ओर से क्या कदम उठाए जा रहे हैं? ऑल इंडिया रेलवे फेडरेशन के जो राष्ट्रीय महासचिव हैं शिव गोपाल मिश्रा जी, उनकी ओर से भी लगातार प्रयास किए जा रहे हैं और उन्हीं का नतीजा है जो कि ऑल इंडिया रेलवे फेडरेशन के समक्ष जिस तरह से जोरदार ढंग से ऑल इंडिया रेलवे एक्ट अप्रेंटिस एसोसिएशन के प्रशिक्षु छात्रों ने जो लगातार प्रदर्शन किया, उसके बाद शिव गोपाल मिश्रा जी की ओर से जो बोर्ड की बैठकों में आप लोगों की मांगों को रखी गई, जिसके बाद भी 20% आरक्षण कोटा मिला था सरकार की ओर से। लेकिन पिछले जो ग्रुप डी एग्ज़ाम हुई उसमें वो 20% जो कोटा था उसका तो फ़ायदा दिख नहीं रहा है, क्योंकि जितने छात्रों का सिलेक्शन होना था उतने छात्रों का सिलेक्शन नहीं होना, क्या माना जाए? सरकार अपने वायदे से मुकर गई है। देखिए, सबसे पहले बात, माननीय शिव गोपाल मिश्रा जी जो है वे एक जोरदार तरीके से अपनी डिमांड को रखते हैं। ये सरकार हिटलर शाही जब हो जाती है तो वो किसी को नहीं सुनती है। किसान ट्रेड यूनियन का क्या हाल किया कि आपको पता होनी चाहिए। तो जितना विभिन्न ट्रेड यूनियन है वो सरकार उन सेक्टर को मानने के लिए तैयार नहीं होती है, उनकी बात सुनने के लिए तैयार नहीं होती है। इसलिए तो कहा गया कि वर्तमान की सरकार हिटलर शाही सरकार हो गई है। आप देखिए, AIRF ने मांग किया था कि सभी युवाओं को स्किल टेस्ट के आधार पर डायरेक्ट रिक्वायरमेंट होनी चाहिए थी। AIRF ने मांग किया था कि GM स्तर से इन युवाओं को डबल स्किल्ड है, कई बार इम्तिहानें दे करके आया, उसको डायरेक्ट रिक्वायरमेंट होनी चाहिए थी। AIRF ने ही छात्रों का मांग किया था कि इनको सीधी भर्ती के जगह पर इसको डायरेक्ट एक प्रशिक्षण के आधार पर, एक कुशल कारीगर के आधार पर बहाल करना चाहिए था। लगातार AIRF अपने ही लेटर पैड पर इस मांग को देते आ रही है और लगातार JCM के मीटिंग में इस बात को माना रही है कि आप इस तरीके से भर्ती प्रक्रिया जब कीजिएगा तो छात्र हित का हित भी होगा और रेल को भी फायदा होगा। सिर्फ देखिए, एक रोजगार का सेक्टर की बात नहीं है, रेल को भी अगर ट्रेड यूनियन सिर्फ राजनीति ही नहीं करती है। अभी वर्तमान में क्या है केंद्र सरकार का बयान कि ट्रेड यूनियन अब सिर्फ राजनीति करती है। राजनीति तो केंद्र सरकार कर रही है। हम कहते हैं कि मजदूर संघ का मसीहा कौन? कोई ट्रेड यूनियन। अगर ट्रेड यूनियन आपके पास जो बात रखती है, अगर आप राजनीति नहीं करते तो उनकी बात को मान लीजिए। आप कहते हैं कि ट्रेड यूनियन जो आपको डिमांड देती है क्या उनको पूरा करती है क्या? उनका तो मांग है कि आप डायरेक्ट रिक्वायरमेंट कीजिए, अप्रेंटिस प्रशिक्षण के बाद डायरेक्ट बहाल कीजिए। कई बार शिव गोपाल मिश्रा जी ने कहा, जो पूर्व के रेल मंत्री थे, आपके जैसा वो भी रेल मंत्री कभी न कभी हुआ करते थे, माननीय लालू जी, माननीय नीतीश जी, माननीय रामविलास पासवान जी, इन लोगों के रेल मंत्री के शासनकाल में बताइए कहाँ अप्रेंटिस बैठा हुआ था?
वो भी तो रोजगार दिए। तो उसी को कहना, माननीय मिश्रा जी का कहना है कि उन्हीं के तर्ज पर, उन्हीं के आधार पर डायरेक्ट रिक्वायरमेंट हो जाए। इन लोगों का तो प्रशिक्षण कई बार इम्तिहानें दे करके आया है, तो ये मांग है उनका। और उनका मांग जो अभी वर्तमान में केंद्र सरकार जो लाभ दे रही है 20%, वो तो उनका डिमांड में था ही नहीं। लेकिन हाँ, अगर संघर्ष से अगर जो चीज़ दिया है उनको स्वीकार करते हुए इसके अंदर जो कमी है, हम लोग भी बात को रख रहे हैं कि अगर ऐसा कर देते हैं, मान लीजिए कि आपने जो दिया, ठीक है, हम लोग स्वीकार करने के लिए एक वक्त के लिए तैयार हो जाते हैं कि चलिए कम से कम 2 पहल आपका व 2 पहल हम भी करते हैं। उसमें साफ कहा गया 20% का रिजर्वेशन सीट है, तो 20% रिजर्वेशन को सीनियरिटी लिस्ट के आधार पर बहाल कर लीजिए, या तो फिर 20% रिजर्वेशन के सीट पर एनसीवीटी के आधार पर अंतिम मेगा सूची तैयार कर लिया जाए। जब एनसीवीटी का कोई आधार ही नहीं रखे हैं, तो फिर सीवीटी के नाम पर किसी को फेल करने का क्या मतलब, क्या तुक है? मिनिमम क्वालिफाई, क्या कोई मिनिमम क्वालिफाई नहीं होनी चाहिए। एनसीवीटी में जो पास है मिनिमम क्वालिफाई, और जो सीबीटी में जो अंक लाए उसको जोड़ करके अंतिम मेगा सूची तैयार कर लिए सीट का लिए, ये छोटा सा मांग है। अगर आप ऐसा नहीं कर सकते तो 20,000 की सीट को डायरेक्ट रिक्वायरमेंट कर दीजिए और डायरेक्ट सीनियरिटी लिस्ट के अनुसार आप मेरिट में एनसीवीटी के आधार पर मेगा सूची तैयार कर दीजिए, क्या दिक्कत है? चंदन जी, जैसे कि भारत लगातार पिछले कई दशकों से विकसित देशों की श्रेणी में पहुंचने के लिए जद्दोजहद कर रहा है। जहाँ तक विकसित देशों की बात कर रहे हैं, जापान या चाइना, जो भी विकसित देश है, उन देशों में छात्र किसी सेक्टर में प्रशिक्षण प्राप्त करते हैं, उन्हें आगे बढ़ने के लिए सरकार की ओर से काफ़ी सहयोग किया जाता है। जो जिस सेक्टर में आगे बढ़ते हैं उन्हें उस सेक्टर में मौका दिया जाता है। लेकिन भारत में इसके विपरीत सरकार, चाहे वो केंद्र सरकार की बात करें, चाहे हम बिहार में हैं, तो बिहार में जो बिहार सरकार की ओर से भी जिस तरह से इस तरह से तुगलकी फरमान अचानक दे दिया जाता है कि आप अगर शिक्षक प्रशिक्षण प्राप्त हैं, आप उसके बाद भी आप CTET या STET या BTET पास है, उसके बावजूद एक नया BPSC का आपको परीक्षा क्वालिफाई करना होगा, महज उसके लिए 1 से 2 महीने दिया जाता है। उसी तरह रेलवे एक्ट अप्रेंटिस छात्र जो कि पहले एग्ज़ाम क्वालिफाई करके रेलवे एक्ट अप्रेंटिस की प्रशिक्षण प्राप्त करते हैं, एक एग्ज़ाम क्वालिफाई करके वो प्रशिक्षण के लिए जाते हैं, फिर प्रशिक्षण पूरा होने के बाद उनसे जांच परीक्षा ली जाती है, जिसमें पास होने के बाद उन्हें कुशल कारीगर का सर्टिफिकेट जारी किया जाता है। बावजूद सरकार नए एग्ज़ाम उसके ऊपर लादने का जो सरकार का प्रयास है, तो इसको क्या माना जाए? कहीं ना कहीं युवाओं को सरकार जो वायदा करके सत्ता में आती है कि हम इतने लोगों को रोज़गार देंगे, 10 लाख युवाओं को रोज़गार देंगे, 20 लाख युवाओं को रोज़गार देंगे, साल में 2 करोड़ युवाओं को रोज़गार देंगे, ये सारे जो वायदे युवाओं से करके सरकार सत्ता में आती है, कोई भी पार्टी सत्ता में आती है, लेकिन सत्ता में आने के बाद उनके सुर बदल जाते हैं। तो कहीं ना कहीं युवाओं का वोट लेने के लिए पहले वायदे करती है, बाद में उसके विपरीत कार्य करके युवाओं को कहीं ना कहीं नौकरी में आने से रोकना सरकार की क्या यही मंशा है? क्या मानते हैं? एक तो आप अच्छा प्रश्न, शिक्षक भर्ती प्रक्रिया पे BPSC कर देंगे, ये सवाल आपका है। हम कहते हैं कि नेटवर्क का टीचर है ना, कौन सा BPSC फेस करके आता है? सरकार अपना सिस्टम को सही तरीके से नहीं चला पाती है, जिसके कारण से लोगों के ऊपर फेंक देना चाहती है। हम कहते हैं आप जिस टीचर को बहाल करते हैं, आप उस वक्त पर ही BPSC के जगह पर आप उसके क्वालिफिकेशन टेस्ट ले लीजिए ना। आप प्राइवेट सेक्टर का हम जो जितना टीचर बहाल है, कहीं न कहीं सरकारी टीचर से कहीं न कहीं एक अच्छा अनुशासन में, या तो उसका कह दीजिए शिक्षा, आज प्राइवेटाइजेशन की ओर जो छात्र भाग रहा है, क्यों भाग रहा है? उसमें कौन सा BPSC से टीचर बहाल हुआ है? आप जाकर पता लगा लीजिए। हमको जहाँ तक अनुभव है, हम देखें कई स्कूलों में तो BPSC का आधार पर टीचर बहाल नहीं हुआ है। वो कहीं न कहीं टीचर ट्रेंड भी है, या तो फिर जिस स्कूल से कोई लोग निकला है, एक अच्छा स्टूडेंट, उसको डायरेक्ट बहाल कर दिया गया। तो मेरा कहना है, सरकार जिस अपने संस्था पर विफल होती है तो लोगों के माथा के ऊपर फेंक देती है। अगर आज अच्छा टीचर नहीं है वर्तमान में, अगर आपको लगता है कि BPSC के बाद ही अच्छा टीचर होगा, ये जरूरी नहीं कि BPSC के बाद ही अच्छा टीचर हो जाएगा। पढ़ा लिखा जरूर आ सकता है, अगर सरकार का सिस्टम सही तरीके से काम नहीं करेगा तो वहाँ भी फैकल्टी चलेगी। हम अभी भी कहते हैं जितना टीचर बहाल है, खाली सरकार अपने सिस्टम को सही तरीके से कार्य करने पर मजबूर कर दे और सही सिस्टम काम करने लगेगा, तो वही टीचर
जो टीचर को आप बीपीएससी के आधार पर लेना चाहते हैं और जो टीचर अभी है वो टीचर भी बढ़िया से बढ़िया पढ़ा सकता है, लेकिन है क्या, हमको काम करना नहीं है, हमको सिस्टम सही से चलाना नहीं आता। देखिए कहीं न कहीं प्राइवेट सरकारी सेक्टर को सरकार का लोग ही ने ख़त्म करने का साजिश रच लिया है। ठेकेदारी पर था, आज बोलता है रेल काम नहीं करेगी, बात समझिए, बोलता है रेल काम नहीं करते, रेल कर्मचारी काम नहीं करते। कैसे नहीं काम करती है? अगर आप 500 वैगन देते हैं बनाने के लिए, 500 वैगन समय सीमा सहित कर्मचारी आपको बना करके देती है, तो कैसे काम नहीं करती है? नहीं, ये ठेकेदारी प्रथा लागू करना चाहता है सरकार का लोग। ये चाहता है कि हर सेक्टर ठेकेदारी प्रथा पर जब हो जाएगा तो मोटा मोटा कमीशन पहुँचेगा। तो कमीशन का खेल है यहाँ। बीपीएससी और ये सब ने, कितना शिक्षक है, कितना मजदूर है जो प्राइवेट से वही काम कर रहा है, उसका तिल को नहीं तो पैसा का क्या खेल हो रहा है आपको पता होना चाहिए पवन जी। इसीलिए हम कहेंगे शिक्षक आप बीपीएससी से बहाल कीजिए, चाहे सीएट से बहाल कीजिए, चाहे मुखिया का आधार पर बहाल करवाइए। जब आपका सरकारी सिस्टम में आपका नकेल सही तरीके से कार्य नहीं करेगा तो हम कहते हैं कल बीपीएससी का टीचर भी फैकल्टी करके चला जाएगा और यही सिस्टम रह जाएगा। इसीलिए सरकार का जो सिस्टम है उस सिस्टम को मजबूत करें। टीचर क्या चीज़ से एग्ज़ाम दे करके आएगा वो मैंने नहीं रखा है। टीचर अगर कहीं पर भी अगर शिक्षा सही गुरु का आपने वहाँ पर अपना सरकारी सिस्टम को, शिक्षा सिस्टम को सही तरीके से काम करेगा, हम कहते हैं जो वर्तमान में जो टीचर वो भी एक अच्छा शिक्षा दे सकता है। ये हम लोगों का जो अनुभव, हम बहुत ऐसे टीचर को देखे। अभी प्राइवेट स्कूल चल जाइए, चाहे मेरे नॉलेज में हम जिस एरिया में रहते हैं, चाहे पाठ भवन है, कहाँ उसमें आपका बीपीएससी से आ रहा है, कहाँ संत माइकल में बीपीएससी से आ रहा है, कहाँ नेट्रोडम में बीपीएससी से आ रहा है, कहाँ पर कई ऐसे स्कूल है जो बीपीएससी से आ रहे हैं। लेकिन हम अभी भी कह सकते हैं सरकारी स्कूल का सिस्टम से ज़्यादा लोग उधर की रुझान जा रहा है, बीपीएससी को देख करके नहीं जा रहा है कि बीपीएससी से टीचर आ रहा है, वो ये देख कर कह रहे वो जो टीचर जो है वो टीचर एक अच्छे तरीके से पढ़ाई को करवा रहा है। तो अनुशासन है कि नहीं, अनुशासन है क्या नहीं। उसी तरीके से रेल को समझिए, रेल का हिस्से को समझिए। रेल यहाँ पर प्राइवेटाइजेशन का खेल चल रहा है। रोजगार को लेकर के क्या है ना, रोजगार से जाएगा तो आप अपने वर्क को किए 8 घंटा चल जाइए, वहाँ पर प्राइवेटाइजेशन जो टेंडर निकल रही है, जो ठेकेदारी प्रथा पर काम कर रही है, काम उससे ज़्यादा कहीं ना कहीं खर्च हो रही है। लेकिन आप देखिए उस ठेकेदारी का पैसा कहाँ जा रहा है, क्या कमीशन खोरी नहीं हो रहा है? स्टेशन का परिसर में आप जिस ट्रेन का सफाई का आप कह रहे हैं कि टेंडर बेसिक पर निकाल दिया गया, उस ट्रेन का सफाई क्या आज बहुत बढ़िया है क्या? इससे पहले बढ़िया नहीं था। सिस्टम सरकार का कार्य करने में विफल नाकाम होती है और लोगों को ऊपर फेंकने का कार्य करता है। इसलिए आप सरकार है, अगर आपका सिस्टम बढ़िया रहेगा तो निश्चित जिस सेक्टर से लोग को आप लीजिएगा वो सेक्टर पर लोग काम करेगा। जिस तरह से आप लोगों की आंदोलन लगातार पिछले कई वर्षों से जारी है, 24 में जो लोकसभा चुनाव आने हैं, 2024 से पहले युवाओं को उम्मीद है कि रेलवे हो या अन्य केंद्रीय स्तर पर भी बहालियां आने की उम्मीदें हैं। अगर रेलवे में नई बहाली निकाली जाती है तो क्या सरकार से मांग रखना चाहते हैं कि किस आधार पे रेलवे एक्ट अप्रेंटिस प्रशिक्षण प्राप्त छात्र हैं उनके लिए इस एग्ज़ाम में क्या विशेष छात्रों के हितों को ध्यान में रखकर सरकार फैसले ले, जिससे कि 100% जो एक्ट अप्रेंटिस प्रशिक्षण प्राप्त छात्र हैं उनकी 100% बहाली सुनिश्चित हो सके, और जो उम्र सीमा जिनकी जा रही है उनके लिए भी उम्र सीमा में छूट को लेकर क्या कदम उठाए जाने चाहिए? देखिए हम लोग आज से नहीं कई वर्षों से मांग कर रहे हैं कि जिस सेक्टर में लोग प्रशिक्षण करती है, जो लोग प्रशिक्षण करता है, हम लोग का जो छात्र है वो रेलवे में प्रशिक्षण किया, रेलवे का प्रशिक्षण के बाद उनको एक कार्य के अनुभव के अनुसार, कार्य जो प्रशिक्षण के समय में वह कार्य किया गया उस कार्य के अनुभव के अनुसार रेलवे का सेक्टर और श्रम विभाग की तरफ से उनको दिया जाता है कुशल कारीगर प्रमाण पत्र। तो कुशल कारीगर प्रमाण पत्र का मतलब हमको सिर्फ अधिकारी बता दे या रेल मंत्रालय बता दे, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब तो यही होता है कि आपने जिस चीज़ का प्रशिक्षण लिए हैं उसके लिए आपको कुशल कारीगर माना गया। एक कुशल कारीगर आपको ज़रूरत किसकी है? क्या आपको ये ज़रूरत है कि टीसीएस के ही द्वारा आएगा तो कुशल होगा? तो आप प्रशिक्षण बंद करा दीजिए, आपसे अनुरोध है कि प्रशिक्षण बंद करवा दीजिए। अगर आपको अपने सेक्टर पर कुशल कारीगर का प्रमाण पत्र पर भरोसा नहीं है कि कुशल कारीगर है तो आप टीसीएस को दे दीजिए कि नहीं हम सेक्टर को बंद करते हैं, हमको क्या ज़रूरत है प्रशिक्षण कराने की, तो आप टीसीएस को दे दीजिए, किसी सेक्टर को दे दीजिए। नहीं आपका अप्रेंटिसशिप बंद किया जाता है, आप डायरेक्ट टीसीएस से आइए, इधर से आपको कोई मतलब नहीं है।
लेकिन नहीं, इन लोगों को सिर्फ छलावा करना है, इन लोगों को क्या करना है, छात्रों का शोषण करना है, इन लोगों को क्या करना, छात्र का परेशानी करना है रोजगार के नाम पर। अगर कुशल कारीगर, अगर ऐसा नहीं होता, छात्र का हनन नहीं करना चाहते कोई भी सरकार, तो प्रशिक्षण के आधार पर, कुशल कारीगर के आधार पर सिर्फ एक, क्योंकि सारा रिकॉर्ड सरकार के पास में है, उनका एक सीनियरिटी लिस्ट के आधार से मेरिट बना ले और अंतिम में अंकों का मेगा सूची तैयार करके आप जितना सीट खाली उतने सीट के लिए लोगों को बहाल कर लीजिए। अगर सीट खाली है, अगर सीट खाली है और आपको जितने कर्मचारियों की आवश्यकता है उतना ही प्रशिक्षण कराइए। आपको अगर आपको एक आंकड़ा मिल जाना चाहिए कि हाँ इस साल के बाद इतने लोग वर्क सबसे निकल रहा है बाहर, कहानी खत्म हो रहा है, रिटायरमेंट की ओर जा रहा है, तो उससे पहले इतने लोगों का प्रशिक्षण करा ले और उसको एक कुशल कारीगर के पे आप बहाल कर लीजिए। इससे सरकार को भी फायदा है। एक फ़ायदा सरकार को तो ये है कि प्रशिक्षण जो छात्र लेगा, एक हुनरमंद उसको छात्र मिलेगा और वह सेक्टर में भी जो कलंकित किया जा रहा है वर्तमान की सरकार के द्वारा कि प्रशिक्षण के बाद लोग अपना इधर उधर भटक रहा है सरकार के सेक्टर में, क्योंकि हम लोग नहीं कह रहे हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी ही भाषण में कहते हैं अप्रेंटिसों को नौकरी मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए। जापान में इतना लोग अप्रेंटिस करता है, चीन में इतना लोग करता है, आपको हम बोलिएगा तो भाषण भी हम दिखा देंगे उनका, हम उनका रखे हुए हैं, है ना। तो आप समझिए, एक राज्य में एक हमारा देश का प्रधानमंत्री अप्रेंटिसशिप हित के लिए दूसरे देश के लोगों को बता रहा है कि उनको नौकरी मिलनी चाहिए नहीं मिलना चाहिए। जापान में, भारत में इतनी अप्रेंटिस होनी चाहिए। खुद प्रधानमंत्री बताएं कि आप जिस अप्रेंटिसों को लेकर के भाषण दिए हैं उसका आज आपका भाषण कहीं सफल हो पा रहा है क्या? आप कहते हैं जापान में इतना अप्रेंटिस को नौकरी मिला, जापान में इतने लोगों को नौकरी मिला, अमेरिका में इतने लोगों को नौकरी मिला, उनका ऑन रिकॉर्ड भाषण है। तो हम कहते हैं आप जरा बताइए कि भारत में कितने लोगों को आपने नौकरी दे दिया। तो इसलिए पहले अपने घर के सिस्टम को देखने की आवश्यकता, जापान, चीन और भूटान छोड़ दीजिए। आपका अपने ही देश में माननीय प्रधानमंत्री जी प्रशिक्षण के बाद कई युवा आज भी रोजी रोटी के लिए तलाश में भटक रहा है। इसीलिए आप देख लीजिए, सारा सेक्टर का देख लीजिए, रेल का वही हाल है, सेल का वही हाल है, भेल का वही हाल है और डाकिया यार्ड का वही हाल है। तो क्यों ऑर्डिनेंस का भी वही हाल है। तो जबकि संसद के अंदर में स्वयं का कानून बना दिया 22 के अंतर्गत में, 22 एक्ट के अंतर्गत में, जो प्रशिक्षण कराएगा वह स्वयं का 50% लोगों को नौकरी देने का कानून बना सकता है। तो कानून आपका अधिकारी सोच लीजिए कि कहीं न कहीं युवाओं के प्रतीक एक ऐसा समस्या उत्पन्न कर देना चाहता है कि आपको कहीं न कहीं गलत दृष्टि से देखे। आपको उन अधिकारियों पर भी नकेल रखना होगा कि कैसे युवाओं को नौकरियां दे रहा है, क्योंकि आपका सपना है स्किल इंडिया, मेक इन इंडिया, और कहीं न कहीं आपके ही सेक्टर में, रेल सेक्टर में कहीं न कहीं स्किल इंडिया और मेक इन इंडिया बर्बाद की ओर जा रहा है। तो इसलिए हम लोग प्रधानमंत्री से अनुरोध करेंगे, जापान, भूटान और नेपाल की जापान, भूटान और भी विभिन्न देशों की बात करते हैं, तो अपने ही भारत में इस सिस्टम को सुधार करके दूसरे भी देश को एक सीख देने का यहाँ से प्रयास कीजिए। एक एक अप्रेंटिस प्रशिक्षण करने के बाद कुशल कारीगर के आधार पर सरल तरीके से बहाल हो। प्रार्थना निवेदन स्वीकार करते हुए हम लोग मांग करेंगे कि आप हमारा इस मांग को स्वीकार कीजिए। युवाओं का मांग है और एक एक हम खाली नहीं करें, इस सारा सेक्टर का युवा कहीं न कहीं प्रशिक्षण के नाम पर शोषण हो रहा है और कहीं न कहीं परेशानी झेल रहा है। हम मांग करेंगे सभी देश के युवाओं से, कल भी हम लोगों का कार्यक्रम है, इस पर पार्टिसिपेट कीजिए और भागीदारी बनिए। और ज़्यादा से ज़्यादा लोग, हम लोग उम्मीद करते हैं कि अगर इनके सपना में है कि और देश के तरह यहाँ भी अप्रेंटिसों को नौकरी मिलना चाहिए तो ज़रूर सफल होंगे। हो सके कि कहीं न कहीं बीच का जो रास्ता है प्रधानमंत्री तक इस बात को पहुँचाने में कहीं न कहीं कुछ लोग हैं जो सफल नहीं हो पा रहा है, तो हम लोग ट्विटर के माध्यम से भी पहुँचा रहे हैं। और चंदन जी, लगातार जो आप लोग ट्विटर अभियान चला रहे हैं, पोस्टर अभियान चला रहे हैं, अब जो जन सत्याग्रह आंदोलन का आगाज करने जा रहे हैं, तो इसका उद्देश्य क्या होगा कि ये जो 2022-23 में जो रेलवे ग्रुप डी एग्ज़ाम लिया गया, उसका रिजल्ट जारी किया गया और उस रिजल्ट को लेकर जो असंतोष की भावना पैदा हुई है, तो उस रिजल्ट में सुधार करके जो 20% आरक्षित सीट है उस पर 100% एक्ट अप्रेंटिस छात्रों की बहाली की मांग है, या नए सिरे से रेलवे नया बहाली निकालकर जीएम स्तर पर उन लोगों को बहाल करने का पहल किया जाए? क्या दोनों में से क्या आप लोगों की मुख्य डिमांड है? देखिए, हम लोगों का मांग है अप्रेंटिस के प्रशिक्षण के बाद कुशल कारीगर प्रमाण पत्र के तहत
उस कुशल कारीगर प्रमाण के पत्र पर डायरेक्ट एक स्किल टेस्ट जो प्रशिक्षण के बाद लिया जाता है, उसी स्किल टेस्ट के आधार पर आप डायरेक्ट रिक्वायरमेंट कीजिए। और जो वर्तमान की भर्ती प्रक्रिया पर आपने जो हम लोगों का छूट दिया है, उस छूट में 14.1 की वैधता को समाप्त करते हुए एनसीवीटी के आधार पर, न कि सीबीटी के आधार पर, एनसीवीटी के आधार पर अंतिम मेगा सूची तैयार कर करके जो बचा हुआ छात्र है उसको बहाल कर लीजिए। और यह बेहतरीन रेल के लिए भी है और उन युवाओं के लिए भी है, क्योंकि अप्रेंटिस का जो प्रशिक्षण है वो जो सिस्टम है, वो सिस्टम के लिए ये दो चीज़ के अंदर बदलाव कर देगा। तो हम लोगों के लिए हित की भी बात होगी और तमाम लोगों का सरकार जो सपना लेकर के देश का रेल को उस ऊंचाइयों पर ले जाने का जो सपना पाले हुए हैं, निश्चित है अगर इस सेक्टर पर बदलाव करता है तो एक हुनरमंद अगर जब रेल के अंदर में जाएगा तो कहीं न कहीं एक अच्छा बदलाव भी होगा। और हम लोगों का तो मांग देखिए, ऑल इंडिया एक्ट अप्रेंटिस एसोसिएशन सदा के लिए जितना प्रदर्शन हुआ है उनका कहीं न कहीं शांति और सरकार से निवेदन और प्रार्थना के अनुसार ही मांग किया। और अभी तक एक पोस्टरवार, चाहे अपने गमला को लेकर के स्टेशन परिसर को सजा करके मांगना हो, चाहे आपका स्टेशन परिसर पर शांति से पूर्वक पैसेंजर को एक गिफ्ट के तौर पर दे करके आप हमारी बात पर ट्वीट कीजिए, उनके लेकर के हो। और एक जल सत्याग्रह जो आने वाला कल के दिन 23 तारीख 5वां महीना और 2023 कल दिन मंगलवार को जो हम लोग करने जा रहे हैं, हम लोग शांतिपूर्वक अपनी मांग को करेंगे। और जल सत्याग्रह के बाद हम लोग एक शाम 6 बजे से ट्विटर अभियान में हम सभी छात्रों से मांग भी करेंगे, निवेदन भी करते हैं। ये कोई राजनीतिक स्तर की कोई लड़ाई नहीं है और हम लोगों को प्रधानमंत्री से कोई निजी कोई वार नहीं, कोई दुश्मनी नहीं है। हम छात्र का कुछ युवा तय है, रोजगार का कुछ युवा छात्रों का तय होता है। उस उम्र सीमा के तहत पर आपका कुछ योजना बन जाए जिससे कि सभी छात्र आज अगर कोई लड़ाई जीतेंगे या सरकार कोई बात मानेंगे तो सिर्फ चंदन कुमार के लिए नहीं मानेगा जो चंदन कुमार आपके लिए लड़ाई लड़ रहा है। ये लड़ाई सभी एक नौजवान बेरोजगार युवाओं की है और इस पर सबको स्वयं विश्वास के साथ लड़ाई को साथ देनी चाहिए।